नमस्कार दर्शकों, मैं रिम्पिलिका हरियाणा दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना से कोई एक प्रदेश या देश नहीं बल्कि पूरा का पूरा विश्व ग्रसित है और ऐसे में हर ओर एक भय का माहौल बना हुआ है। तो इस समय में ज़रूरत है हमें समझदारी के साथ आगे बढ़ने की और इस जंग को जीतने की। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने फिजिशियन डॉक्टर भूषण बंसल जी और सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न भूषण जी मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो ये भय का जो माहौल बना हुआ है, किसी को कोरोना है या नहीं, वो एक दूसरे नंबर पे बात आती है, लेकिन उससे पहले ही कहीं कोरोना हो ना जाए, एक जो स्ट्रेस ने जो लोगों को घेर लिया है चारों तरफ से, उससे कैसे निपटा जाए? सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से निपटने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी 3 बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम एक तो मास्क पहन के रखें, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो मास्क को पहनें। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। अगर हम ये 3 मेन चीज़ें कर रहे हैं तो इससे हम काफ़ी हद तक कोरोना से बच सकते हैं। जहाँ तक बात है भय के वातावरण की, वो भय का वातावरण इस समय क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से एक भय व्याप्त है सोसाइटी के अंदर कि कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोरोना के अंदर लगभग 80% केसेस जो है वो माइल्ड कैटेगरी में रहते हैं। उन 80% केसेस को ना तो हमें हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है, ना ही बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने की आवश्यकता है। सिर्फ वो उनको कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कुछ दवाइयों के साथ मॉनिटर करके हम उनको ईजिली घर पे रख सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। 15 से 20% केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे समस्याएं बढ़ जाती हैं और जहाँ पे हमें व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। और उन 15 से 20% केसेस में से भी लगभग 19% केसेस दवाई के साथ, ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं। तो ये जो भय का वातावरण है, हमें इस भय को छोड़ के डिजीज़ को हराने के लिए इन कदमों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारा जो स्टेटस है जो कोरोना का, उसे हम सिर्फ दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी जो पेशेंट्स हैं उन्हें। लेकिन इसकी जो इनिशियल स्टेज है, उसके जो लक्षण हैं, वो अन्य बीमारियों से बहुत मिलते जुलते हैं। जो जनरली जैसे मौसम जब चेंज होता है तो खांसी या जुकाम होना एक बड़ी आम सा रहा है मुद्दा। लेकिन आज के समय में थोड़ी सी खराश क्या गले में हुई तो लगने लगता है कि कहीं कोरोना ना हो गया हो। तो उस समस्या से कैसे निपटा जाए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो कॉमन हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो सीजन चेंज होने पे होती हैं और जो कोरोना है, उनके लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों ही वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। लेकिन आमतौर पे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना के साथ ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ बुखार आना, दवाई लेने के बाद भी बुखार का ना टूटना, आदमी की सूंघने की और टेस्ट की क्षमता का कम हो जाना, और कुछ मरीजों के अंदर हमें आजकल पेट से संबंधित लक्षण भी देखने को मिलते हैं। किसी को दस्त लग जाते हैं, उल्टी लग जाती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ उनको कॉमन बीमारियों से अलग करके देखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कोई एक लक्षण जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि ये कोरोना ही है, तो उन लक्षणों के विषय में बात करें तो सिर्फ लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, ये ऐसे लक्षण हैं जो किसी भी नॉर्मल और किसी बीमारी में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन समस्या ये है कि लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल जो है वो सभी लोगों में नहीं पाया जाता। अगर सभी लोग जितने कोरोना से ग्रसित हैं उसमें से मुश्किल से 10 से 15% लोगों के साथ ही ये समस्याएं रहती हैं। तो सिर्फ लक्षण के आधार पे हम इनको नॉर्मल बीमारी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अन्य बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्जरी का भी केसेस काफ़ी आते रहते हैं हॉस्पिटल्स में। तो क्या कोरोना और सर्जरी, क्या कोरोना की वजह से इस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? आमतौर पे मैम कोरोना के पेशेंट में फेफड़ों की क्षमता और बाकी चीज़ों के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस से जुड़ी हुई दिक्कतें होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोरोना होते हुए अगर इमरजेंसी ना हो तो सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। कोरोना के पेशेंट की सर्जरी हम लोग नहीं कर रहे हैं जब तक कि वो लक्षण और वो समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाती हैं। इसमें थोड़ी सी सेफ्टी का जो प्रोफाइल होता है वो कम हो जाता है कोरोना की वजह से, इसलिए हम लोग रूटीन सर्जरीज जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जिनको टाल सकते हैं, उनको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। बट अगर इमरजेंसी होती है तो उसके लिए जो भी सर्जन है, जो भी हॉस्पिटल हैं, वो उसके लिए इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं कि कोरोना होते हुए अगर इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े तो वो करनी चाहिए। क्योंकि पेशेंट के लिए बेनिफिट कितना है और रिस्क कितना है उसको एक
तोल के देखा जाता है कि अगर सर्जरी करने से पेशेंट को खतरा ज़्यादा है और कोरोना होते हुए सर्जरी करने में नुकसान होगा तो सर्जरी अवॉइड करते हैं। लेकिन सर्जरी नहीं करके पेशेंट को नुकसान ज़्यादा हो जाएगा और कोरोना होते हुए करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी चाहिए। फिर डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करती हैं चीज़ें, हमारे प्लानिंग वेरी करती है उसके हिसाब से। तो मतलब सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कहें तो कोरोना, मान लीजिए किसी को कोरोना नहीं है तो उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी के बाद? आमतौर पे हमारे देश में और खासकर उत्तर भारत में जो देखने को मिलता है कि सर्जरी होने के बाद तुरंत बाद सब मिलने जुलने वाले हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं हालचाल पूछने के लिए। आज के समय में वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। कौन कोरोना पेशेंट है, मिलने वाला भी रिस्क पे होता है, पेशेंट जो सर्जरी करवा करके आए उसकी इम्यूनिटी कुछ लो हो जाती है दवाइयों की वजह से, ऑपरेशन की वजह से बॉडी स्ट्रेस में होती है। तो ऐसे में कहाँ से उसको कोरोना मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं सर्जरी के बाद पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आया, 10 लोग मिलने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो पेशेंट के लिए नुकसानदायक ज़्यादा होता है। आपको मॉरल सपोर्ट देना है तो आप टेलीफोनिकली बात कर लीजिए, वीडियो कॉल का ऑप्शन है, वीडियो कॉल कर लीजिए। बट घर जा करके भी हफ्ते 10 दिन तक लोगों को मिलने जुलने वाला तांता नहीं लगाना चाहिए, पेशेंट के लिए वो खतरे वाली बात होती है। और साथ ही जो लोग हॉस्पिटल मिलने के लिए आ रहे हैं, सोशल कॉल के लिए आ रहे हैं, वो चीज़ें भी लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो वो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो सर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि इम्यूनिटी लॉस्ट हो जाती है, सर्जरी के बाद हो जाती है। अदरवाइज़ हम सर्जरी से अलग भी बात करें, इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करें, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इम्यूनिटी बूस्ट करने के तरीके हमारे वही पुराने हैं, वो कोरोना काल में हो या किसी भी कालखंड में अगर हम उनको देखेंगे तो उन तरीक़ों में कोई बदलाव नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आहार पे ध्यान रखना है, हमें तीनों टाइम भरपूर भोजन खाना है, अपने खाने में फलों को ज़रूर स्थान रखना है। इसके अलावा एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। हमारी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज आजकल बहुत ही कम हो गई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट हर रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए और फलों को, सब्जियों को और सलाद को अपने भोजन का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर समय अपने आप को ऑक्यूपाइड ना रखें, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं, तो उससे आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी फिजिकली पावर है, वो भी इम्प्रूव होती है। अगर हम सारा दिन स्ट्रेसफुल रहते हैं, काम में ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो उससे भी हमारे इम्यूनिटी लेवल कम होते हैं। तो सर, जैसा कि ये इम्यूनिटी की बात हमने की, इसके साथ ही सर मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक तो कोरोना की बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कोरोना से मिलती जुलती जो बीमारियां हैं, लेकिन सर बीमारियां तो पहले भी बहुत तरह की हुआ करती थी जब कोरोना नहीं था। तो जो अन्य बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर पेशेंट को कोई और बीमारी है और वो आज के समय में हॉस्पिटल जाने से भी घबरा रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उन सभी लोगों को एक ऐसा कहना है कि अगर आपको ऐसी कोई भी सीजनल बीमारी है जो आपको हर साल होती है या आपके सामान्य लक्षण हैं, तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में या दूर के हॉस्पिटल में जाने की बजाय जो आपके नियर बाय हॉस्पिटल है, जहाँ पे भीड़ कम है, वहाँ पे जाके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपके शुरुआती दौर में कोई आपके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं, तो आपको टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसके जो आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम है उनको वो ईजिली टैकल हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हो सकता है आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, आपके लोकल एरिया में जो आपके साधन उपलब्ध हैं उनको यूज़ करें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि भाई हम छोटे लेवल पे भी हम अपना टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए, उसे हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम सर्जरी की बात करें, काफ़ी सारे पेशेंट्स, वही बात आ जाती है कि हॉस्पिटल जाने से लोग डर रहे हैं, लेकिन जब सर्जरी की बात आती है तो हमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, कि उसे क्या सर्जरी करवानी चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? हम कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें तुरंत सर्जरी की ज़रूरत होती है। जितना लेट करेंगे पेशेंट की बीमारी बढ़ जाती है, आगे जाके सर्जरी का रिस्क भी बढ़ जाता है और बीमारी को लेकर कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती हैं। उन बीमारियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सर्जरी उनकी करनी चाहिए। और जहाँ पर अगर सर्जरी आप टाल सकते हैं तो वो भी डॉक्टर की सलाह से ही टालनी चाहिए, अपने आप डिसीजन वो नहीं लेना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी बीमारी अगर है तो आप डॉक्टर की राय ज़रूर ले जा करके, क्योंकि उनसे बढ़िया जजमेंट या उनसे बड़ा डिसीजन आपको कोई नहीं दे सकता। उनका अपने एक्सपीरियंस से पेशेंट की कंडीशन देख करके ये निर्णय लिया जाए, डॉक्टर के द्वारा लिया जाए, ज़्यादा बढ़िया रहता है। पेशेंट अपने आप डिसीजन लेगा इस तरीके का, तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के रिस्क रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप कोई भी निर्णय लें डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप सुनी सुनाई बातों से या आस पड़ोस से सुन करके वो निर्णय ना लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए।
बात सर वहीं आ जाती है कि जैसे लोग घबरा रहे हैं हॉस्पिटल जाने से, तो घर में रहकर उन्हें किस तरह से, मतलब वो किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है? क्या ऐसा भी कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों को? सर्जरी ऐसी चीज़ है कि जिसके विषय में निर्णय एक्सपीरियंस से ही लिया जा सकता है। तो सर्जिकल प्रॉब्लम अगर कोई है तो एक्सपर्ट ही डिसीजन ले ज़्यादा अच्छा रहेगा। डरे नहीं, हर हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं पेशेंट को कम से कम रिस्क हो कोरोना के एक्सपोज होने का। अगर आपको लक्षण नहीं है तो इतनी सेफ्टी हर जगह रखी जा रही है कि पेशेंट रिस्क पे ना आए। तो आप बेफिक्र होकर के हॉस्पिटल जाइए, अपनी बाकी बीमारी पे भी उतना ध्यान दीजिए कि कोरोना नहीं, कोरोना के अलावा भी बहुत रोग हैं जो मरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बीमारी इग्नोर करने से बढ़ जाती है और बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर वो कोरोना से ज़्यादा तंग करेगी आपको। तो उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, कोई भी लक्षण को इग्नोर मत कीजिए, वरना बीमारी बहुत ज़्यादा तंग कर देगी। कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। सब चीज़ों का इलाज ज़रूरी है, जितना कोरोना का उतना बाकी चीज़ों का इलाज भी ज़रूरी है, तो बाकी बीमारियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? अन्य बीमारियों के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसा कि पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, हर बीमारी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ें या हॉस्पिटल में आए तो किस सावधानियों को बरतें या ध्यान रखें? हॉस्पिटल आते समय जब भी अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल आने की आवश्यकता पड़ रही है तो बेसिक बिहेवियर जो हैं हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनका हमें हर जगह पे पालन करना है। पहली बात, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो ही अस्पताल आएँ। आपकी ट्रिवियर प्रॉब्लम्स के लिए आपको बड़े अस्पताल में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, आपके नियर बाय जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्पेंसरीज़ हैं, आप लोकल एड वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी समस्या सोल्व नहीं होती है तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और आने के पश्चात जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, ये 3 जो चीज़ें हैं उनका हमें अनुपालन वहाँ पे भी करना ही पड़ेगा। अगर हम उनका अनुपालन करते हैं तो उससे हम काफ़ी हद तक कोरोना से बच सकते हैं। सेकेंडली, जिन लोगों को क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, उन सभी लोगों को मेरी सलाह ये है कि वो अपनी दवाइयाँ जो है वो नियमित रूप से लें। अगर वो ठीक हैं, उनकी समस्याएं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर से टेलीफोनिकली भी वो बात करके, कंसल्ट करके उन दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उन्हें अगर एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है तो वो अस्पताल में जाने से बचें। अस्पताल में केवल वो लोग आएँ जिन्हें कोई एक्टिव प्रॉब्लम है, जिसके समाधान के लिए तुरंत उनका डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। तो सर जैसे कि आपने बताई, हमने और अन्य बीमारियों के बारे में बात करी, कोरोना की बात भी हम लोग कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बीमारियों की बात भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे में सर आप क्या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ पेशेंट को घर पर रखनी चाहिए? जैसे कि सर्दी खांसी की बात करें या बुखार की बात करें, जो मिलती जुलती जो बीमारियाँ हैं, उसके बारे में सर अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ कि भाई ये जो मेडिसिन है ये एवरी टाइम घर पर अवेलेबल होनी चाहिए। आज के समय में जैसे हम पहले भी कुछ जो कॉमन बीमारियों की दवाइयाँ हम हमारे घर में हम रखते थे, जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल की टैबलेट हम ले सकते हैं। इसके अलावा सिंपल सर्दी खांसी की दवाइयाँ भी हमारे पास जनरली आमतौर पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन कोरोना के समय में मेरा सभी लोगों को आग्रह ये है कि अगर आपके लक्षण 2 या 3 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि जो सीजनल प्रॉब्लम्स हैं वो जनरली 2 से 3 दिन के अंदर धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाती हैं। कोरोना के साथ जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कोरोना के साथ जो समस्याएं हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जब अगर हम उसमें टेस्टिंग में डिले करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो समस्या बढ़ने के बाद उनको एड्रेस करना कभी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। सर आपने जैसे कोरोना टेस्टिंग की बात करी, उससे लोग काफ़ी घबराते हैं कि मतलब कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। कोरोना टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमें कोरोना टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि हमारा पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले बताया कि 80% से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल होने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आराम से घर पे भी अपने ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकते हैं। सेकेंडली, टेस्ट ना करवाने से प्रॉब्लम नहीं जाती, प्रॉब्लम वहीं रहती है, सिर्फ हम उसको बढ़ने देते हैं और जो समस्याएं काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती हैं, निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, उस समय व्यक्ति का टेस्ट करवाते हैं या उस समय उसको अस्पताल में लेके आते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स पेशेंट के लिए भी और उसके परिवार के लिए भी, दोनों के लिए बढ़ जाती हैं। तो मेरा उसमें सुझाव यही है कि आपको टेस्टिंग अर्ली करवानी चाहिए। अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप सुखद जीवन जिएं, और अगर आपको कोरोना है तो उसका जल्दी से इलाज शुरू कर लें, ताकि आप एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज तक पहुँचे ही ना, आपको अस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता ही ना पड़े।
तो सर जैसा कि एक तो रीज़न मैंने बताया कि लोग टेस्ट डर के मारे नहीं करवा रहे, क्या इसके अलावा भी कोई और कारण है कि जो लोग कोरोना टेस्टिंग से बचते हैं? मेनली जो इसमें कारण रहते हैं वो ये है कि आपको अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो हर एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम क्वारंटाइन या आइसोलेशन हमें करने की आवश्यकता रहती है। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आप सोसाइटी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में जा रहे हैं तो आपसे बाकी लोगों को कोरोना होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। आइसोलेशन से वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है, व्यक्ति तो दवाई से ही ठीक होगा, लेकिन हमें सोसाइटी को बचाना है, इसलिए आइसोलेशन है। ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है समाज की कि हमें इस कठिन समय में इस चीज़ से ना घबराते हुए अपनी टेस्टिंग पे बल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिलेड टेस्टिंग करवा रहे हैं तो केवल हम स्वयं रिस्क पे हैं, हम अपने परिवार को और अपने समाज को भी रिस्क पे रख रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हमारे पास जो केसेज आते हैं उसमें पूरे के पूरे परिवार पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग 7 दिन डिले कर दी। तो इन द मीन टाइम जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं वो सबसे पहले रिस्क पे, वो सभी पॉजिटिव हो गए। अगर आपने डे 1 पे या डे 2 पे टेस्ट करवा लिया तो वो लोग बच सकते हैं। तो इसलिए अर्ली टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना हुआ तो क्या होगा? अगर कोरोना है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर वक्त रहते उसकी पकड़ कर ली जाए। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप एक सर्जन हैं और आज के टाइम में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना पेशेंट्स को लेकर, या तो क्या आप उस सिचुएशन में भी पूरी ही मदद कर रहे हैं अपनी टीम की, या सर्जरी पर ही आपका फोकस रहता है? जिस सेटअप में हम लोग काम कर रहे हैं मैडम, उस सेटअप में एक क्यूमुलेटिव अप्रोच होती है। हर डिपार्टमेंट, सब डॉक्टर मिल करके अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से पेशेंट की केयर करते हैं। जिस लेवल की एक्सपर्टीज़ एक कोरोना स्पेशलिस्ट की होती है, उस लेवल की एक्सपर्टीज़ सर्जन की नहीं हो सकती। तो जहाँ हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम रेडिली 24 घंटे अवेलेबल हैं और पेशेंट का सब लोग मिल करके इलाज करते हैं वहाँ पे। और जहाँ पर जिस प्रकार की जो भी हेल्प हम लोग से बन पड़ती है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्टर साहब को या किसी और टीम को होती है, वो हेल्प हम लोग करते हैं। प्रॉपर फोकस एक पेशेंट को ठीक करने के लिए होता है, खाली सर्जरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं होता है। सर, जैसा कि ऐसे सुनने में आ रहा है कि बच्चे और बुज़ुर्गों को विशेष तौर पर बचाने की ज़रूरत है इस बीमारी से, तो उसके लिए क्या खास ध्यान रखना चाहिए, किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे और बुजुर्गों को बचाने की आवश्यकता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, वो एक अडल्ट के कंपेरिजन में हम थोड़ी कम मानते हैं। तो उनके अंदर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं खासतौर पर बुजुर्गों में काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो उन सभी लोगों के लिए मेरा सुझाव ऐसा है कि बच्चों और बुजुर्गों को जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। एक दोनों ही कैटेगरी के लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हैवी एक्सरसाइज करनी है। आप हर रोज़ अगर 15 से 20 मिनट 25 मिनट पैदल भी चल लेते हैं तो भी एक अच्छा व्यायाम है। प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं योगासन की, उनको आप अपने जीवन में साथ में लेके चल सकते हैं और साथ में अपने आहार पे ध्यान दें। तो इन सब चीज़ों को करते हुए अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं और अपने भोजन पे अगर हम संतुलित भोजन पे ध्यान दे रहे हैं तो हम काफ़ी हद तक कोरोना से जीत सकते हैं। सर, इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें मतलब वायरल हो रही हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है तो हमें इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे थोड़ा आराम मिलता है। क्या लोगों को इंटरनेट पर जो बातें वायरल हो रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या उन पे गौर करना चाहिए, या वो किस तरह से इस बात को तय करें कि वो चीज़ें सही हैं या गलत? इसके विषय में मैं आपको ये एक बात जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं, जनरली एक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 98 से 99% के करीब रहता है, 95% से कम हो तो हम उसको कुछ ये मानते हैं कि आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो गए हैं, मॉडरेट कैटेगरी की आपको प्रॉब्लम्स हैं, और 90% से अगर कम है तो आपकी ये प्रॉब्लम सीवियर है। अगर किसी व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल सपोज 94% आ रहे हैं, 93% आ रहे हैं, आप रात को घर पे हैं, आपको कोई असेस नहीं है, तो उसमें इमीडिएटली आप पेट केवल उल्टा लेट जाएं और उस प्रक्रिया के अंदर आप लंबे लंबे सांस लें तो आपका ऑक्सीजन लेवल 3 से 5% तक बढ़ सकता है। लेकिन चूंकि आप लंबे समय तक पेट केवल नहीं लेट सकते हैं तो आपको करवट बदलनी ही पड़ेगी कुछ समय के पश्चात। तो ये जो मेथड्स हैं वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं, कुछ समय दे सकते हैं कि जब तक आपका अस्पताल में एडमिशन नहीं हो, आपको एड नहीं मिले, तब तक आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो सर, जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो जिनकी बॉडी थोड़ी हैवी है, उनके लिए तो उल्टा लेटना थोड़ी देर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में वो लंबे सांस लें, लंबे और गहरे सांस लें, बैठ जाएं, लंबे और गहरे सांस लें। उससे उनको जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिल रही है उसको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, जिससे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन ये सभी तरीके जो हैं आपको लंबे समय में कारगर नहीं रहेंगे, शॉर्ट टर्म में कुछ समय के लिए आपको इससे हेल्प मिल सकती है। और सर, अगर इमीडिएट किसी को हेल्प नहीं मिल पा रही है, जैसे हॉस्पिटल के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो बंदा क्या करे? क्योंकि जब घर में किसी की तबीयत एकदम से ख़राब, जैसा कि हमें पता है कि अर्ली टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं लोग, जब सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल होने लगती है उस समय पैनिक हो जाते हैं सब लोग, तो उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करें? क्या कोई ऐसी साइट है लोगों के लिए या कोई ऐसी सुविधा है जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं उनकी गाइडलाइंस जो हैं वो नियमित रूप से अपडेट होती रहती हैं। mohfw.nic.in पे आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से वो गाइडलाइंस प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ही प्रोएक्टिवली समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी करती रहती है। तो अगर आप ऑथेंटिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसका सोर्स भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं, मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध और उन सभी लोगों को सलाह यही है कि अपने ट्रीटमेंट को डिले ना करते हुए हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे एडमिट हों। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर भूषण बंसल जी जो कि जाने माने फिजिशियन हैं और डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो कि सर्जन हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर हम कोरोना के साथ जो जंग छिड़ी हुई है उसे जीत सकते हैं। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।